हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन करते हैं विद द मैटर, तो मैटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यानी मैटर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस चेंज को हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी से हमें मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और हमने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसको हम अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने टाइप के आपके पास रेडिएशन है उन सब को ऑलमोस्ट हम स्टडी ऑफ द मैटर में यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के लिए हम जो रेंज यूज़ करते हैं वो है यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमने सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जब हम यूवी विजिबल रेडिएशन को पास करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ या ऑन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। इस इंफॉर्मेशन से हम इसको रिलेट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। और यूजुअली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें कंजुगेशन है कि नहीं किसी कंपाउंड में, कौन सी टाइप के वहाँ क्रोमोफोरिक ग्रुप हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और हमने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। पाई टू पाई स्टार होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। किसका एनर्जी गैप ज़्यादा है, क्यों है, कौन सा हाई रेडिएशन पे होते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन रूल्स के बारे में, डिजिग्नेशन ऑफ बैंड्स के बारे में, एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि थ्योरेटिकली हमें लगता है कि बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल केस में कुछ ट्रांजिशंस हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये ट्रांजिशन होना चाहिए, है ना। क्यों? बिकॉज कुछ रूल्स है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो गवर्न करते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, जिसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है। तो वो रूल कौन से रूल्स हैं? पहला रूल हमें कहता है कि वो ट्रांजिशन अलाउड है जिसमें स्पिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन चेंज नहीं होते हैं, है ना। जैसे सिंगलेट टू ट्रिपलेट, इसका मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में चेंज हो रहा है, यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इस टाइप के ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक ये एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना। और जब हम यहाँ से रेडिएशन पास करते हैं, तो यहाँ से जब हम सॉरी इस साइड से हम दिखाएंगे, यहाँ से रेडिएशन पास करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने जब रेडिएशन पास किया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट हो जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन स्पिन इसका ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका अगर हम स्टेट निकालेंगे, स्पिन स्टेट, तो 2s+1 से निकालते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है ना, ये ग्राउंड स्टेट है जब रेडिएशन यहाँ से पास नहीं किया था। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, यानी एक का +1/2 से हम दिखा सकते हैं स्पिन को, एक का स्पिन -1/2 से। तो टोटल स्पिन कितना हुआ, +1/2 -1/2 कितना हुआ, 0। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 × 0 ये 0 हो जाएगा, +1
1, यानी ये सिंगलेट स्टेट है। कौन सा स्टेट है इसका? ग्राउंड स्टेट क्या है? सिंगलेट स्टेट है। अब हमने यहाँ से रेडिएशन पास किया, इसने एक्साइट किया, एक दोनों एक का जैसे स्पिन ऐसा था, ये ऐसा है, लेकिन ये ऊपर जाते वक्त इसने दूसरे ने अपना स्पिन क्या किया? चेंज किया। ठीक है, तो अब इसका टोटल स्पिन कितना आएगा? इसका भी +1/2, इसका भी ऊपर की तरफ है +1/2, टोटल रिजल्टेंट स्पिन क्या हो जाएगा? फिर रिजल्टेंट स्पिन हो जाएगा +1/2 +1/2 कितना हो जाएगा? 1, और फॉर्मूले का 1 तो कितना आएगा? ट्रिपलेट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ 1 आया तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेट स्टेट। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि ये अपने स्पिन को चेंज ही नहीं करे, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, इसका +1/2 है, एक्साइट स्टेट में इसका -1/2 है, तो ओवरऑल कितना हुआ? -1/2 +1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो एस का वैल्यू फिर से 0 आएगा, +1 आएगा, ओवरऑल फिर से क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स यहाँ पे इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है? सिंगलेट फॉर्म में है। अब ये ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट फॉर्म में है। जब ये ट्रांजिशन होता है एक्साइट स्टेट में चला जाता है, वो भी कौन सी स्टेट में है? सिंगलेट स्टेट में है। तो क्या ये अलाउड ट्रांजिशन है? यस, एज पर रूल दिस ट्रांजिशन इज अलाउड। इस टाइप का ट्रांजिशन अलाउड है, यानी ये अपने स्पिन को चेंज नहीं करते हैं, तब ये अलाउड होता है। अब है दूसरा, ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, अब ये सिंगलेट स्टेट से किस में जा रहे हैं? ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। तो क्या ये इस टाइप का एज पर सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन अलाउड है? तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ये क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है। इसी तरह से इसका वाइस वर्सा है, ट्रिपलेट स्टेट में ग्राउंड स्टेट होगा तो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट, अगर ट्रिपलेट होगा तो उसका एक्साइट स्टेट भी क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट, तभी वो अलाउड ट्रांजिशन है, वरना नहीं है। यानी सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट अलाउड नहीं है। ये चीज, ये पहला हमें रूल बताता है। अब दूसरा रूल हमें क्या बताता है? जो सिलेक्शन रूल सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रांजिशन कौन सा अलाउड होता है? बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री डू नॉट अकर। यानी अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ से? सिग्मा से पाई स्टार में, दोनों की सिमेट्री अलग है, तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो कौन से अलाउड हो जाएगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउड हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार अलाउड हो जाएगा, ये दीज आर अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन पाई टू सिग्मा स्टार अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इनका सिमेट्री अलग है। या एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार अलाउड नहीं होगा। एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, दिस आर नॉट अलाउड ट्रांजिशन, ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि एन टू पाई स्टार पॉसिबल होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो आपका रूल होता है वो रिलैक्स हो जाती है। क्या हो जाते हैं? रिलैक्स, यानी वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाते हैं, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे डीपी मिक्सिंग होता है, या विब्रियोनिक कपलिंग की वजह से वहाँ पे चेंज आते हैं, तो वहाँ उस समय ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सिमेट्री सेम नहीं होते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होते। ये दो रूल आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे डिजिग्नेशन ऑफ द बैंड्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे बैंड्स पॉसिबल होते हैं। पाई टू पाई स्टार से होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार से होते हैं। तो कभी कभी इन बैंड्स को हम किस से दिखाते हैं? किसी लेटर से, है ना, अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बिकॉज बहुत सारे टाइप के ट्रांजिशन जो होता है वो, जैसे पाई टू पाई स्टार हो रहा है, वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के पाई टू पाई ट्रांजिशन होते हैं। एक्चुअल में तो पाई टू पाई हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, इसलिए हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको लेटर से भी डिजिग्नेट करते हैं। जैसे कि के बैंड, के बैंड जो होता है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, है ना। ये किन में होता है? कंजुगेटेड सिस्टम में, जिनमें कंजुगेशन होता है उनमें जो बैंड मिलता है वो कौन सा बैंड होता है? एक्चुअल में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, लेकिन उसको हम किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं, के बैंड से दिखाते हैं। और जो इस टाइप के ट्रांजिशन है यूजुअली इंटेंस होता है, और जो इनका
एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू होता है, यानी इनका इंटेंसिटी जो होता है वो होता है 10 मोर देन ग्रेटर देन 10⁻⁴ होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही अच्छा पीक हमें मिलता है जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। किसमें? कंजुगेटेड कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एज पर सिलेक्शन रूल क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है, वो अलाउड है, इसलिए अच्छे से हमें दिखता है। और यहाँ पे एग्जांपल जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन है, कंजुगेटेड कंपाउंड है, के बैंड कहाँ पे आता है? लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू 217 नैनोमीटर पे आते हैं और एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू 21,000, यानी बहुत अच्छा पीक, हाईली इंटेंस पीक हमें मिलता है। ठीक है, अब हम और एक देखेंगे आर बैंड। आर बैंड किस में होता है? जिनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, उनमें हमें इस टाइप के बैंड मिलते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, आपके नाइट्रो ग्रुप है, इनमें आर टाइप के बैंड होते हैं। लेकिन हमने पहले ही डिस्कस किया एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, इसकी वजह से इसका एप्सिलॉन मैक्स यानी इसकी इंटेंसिटी क्या होता है? बहुत ही कम होते हैं, है ना। थोड़ा सा कम धुंधला सा पीक हमें दिखेगा, अच्छा सा एक इंटेंस पीक यहाँ पे नहीं देखते हैं, बिकॉज दीज आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। जैसे कि स्टोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू 279 है, लेकिन एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू सिर्फ 15 है, बिकॉज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन आर नॉट सिमेट्रिकली अलाउड। दूसरा जो बैंड होता है वो तीसरा टाइप का बी बैंड होता है, जिसको हम बेंजीनॉइड बैंड, नाम से ही लग रहा है ये ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग होते हैं, चाहे वो सैंपल एरोमेटिक हो या हिट्रो एरोमेटिक हो, दोनों में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन इनका बैंड अलग होता है। एक फाइन स्ट्रक्चर, आपको इस टाइप का एक फाइन बैंड मिलता है, यानी इसमें फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस टाइप के बैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बी बैंड या बेंजीनॉइड बैंड। इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो हमें थोड़ा सा बी बैंड वहाँ टाइप का एक फाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे कि बेंजीन का बी बैंड 8, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, ये एप्सिलॉन मैक्स नहीं है, लैम्ब्डा मैक्स है। जो लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू है 256 है ना, जिसमें इस तरह से फाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं, और एप्सिलॉन मैक्स 200 के आसपास है। और इस एस्टोफिनोन में यहाँ भी थोड़ा गलती हुआ है, लैम्ब्डा मैक्स है 278 नैनोमीटर पे और एप्सिलॉन मैक्स 1100 पे होता है। ये इनका ये इस टाइप के बैंड को हम क्या कहते हैं? बी बैंड। यह यानी जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक रिंग होंगे, हमें ये वाला बैंड ज़रूर मिलेगा। तो इससे हम किसी भी कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और एक टाइप का बैंड होता है किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसको हम ई बैंड कहते हैं। ई बैंड जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक एंड फिर से हिट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ये भी पाई टू पाई ट्रांजिशंस की वजह से तो आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इथिलीनिक सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड की वजह से ये ट्रांजिशन मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ई बैंड कहते हैं। तो ये सिंपल से एक आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उनको इन ट्रांजिशन को हम थोड़ा सा नाम दे रहे हैं। तो ये हो गया कुछ डिजिग्नेशन ऑफ बैंड्स। बैंड्स को हम कैसे डिजिग्नेट करते हैं। अब कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी रेडिएशन पास होते हैं किसी भी सॉल्यूशन से, तो कुछ पार्ट लाइट का वहाँ पे क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। यहाँ से आई नोड आपने रेडिएशन पास किया, ये एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है, यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। अगर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, और आई इज द इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा? ट्रांसमिटेड रेडिएशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपका आई नॉट, है ना, यहाँ पे क्या है? आई नॉट ग्रेटर देन आई है, आई नॉट ग्रेटर देन आई है, यानी यहाँ से आई ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू आई। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन को और थोड़ा सा यहाँ से निकल गया है, तो इसका मतलब इस मीडियम में एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो हमें इस तरह से अंदाज़ा आता है कि आइडिया आता है। ठीक है, तो अगर हम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब जो होता है
वो कितना एब्जॉर्ब हुआ, उसको अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो हम निकालेंगे ट्रांसमिटेंस। जो ट्रांसमिटेंस T इक्वल टू होता है I डिवाइडेड बाई आई नॉट, है ना। अगर हमें परसेंट ट्रांसमिटेंस निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे ट्रांसमिटेंस को, ठीक है। और अगर इसी से हमें एब्जॉर्बेंस निकालना है तो एब्जॉर्बेंस A जो होता है लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट, यानी T का ट्रांसमिटेंस का थोड़ा सा उल्टा है, वहाँ आई डिवाइड बाई आई नॉट था ना, यहाँ आई नॉट बाई आई है, ये IT हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि लाइट पास हो रहा है विथ और एनी एब्जॉर्प्शन, तो उस समय वहाँ पे क्या होगा, 100% ट्रांसमिटेंस होगा। यानी हम यहाँ से जितना लाइट डाल रहे हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं आ रहा, उतना ही लाइट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100% ट्रांसमिटेंस, यानी उस समय कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अगर सारे के सारा जो लाइट है एब्जॉर्ब होते हैं तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, उस समय 0% हो जाएगा। ये एक सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट हो गया जो आप लोगों को पता है। अब हम पढ़ेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ। एक्चुअली ये दो डिफरेंट जेंटलमैन्स हैं, बियर अलग है, लैम्बर्ट अलग है ना। ये दोनों दो जो लॉ है वो अलग है, लेकिन हम एक कॉमन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कंबाइन करके हम पढ़ते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम मतलब लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसमें आपने कुछ सोल्यूशन रखा है, कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। से फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा इसमें मिट्टी मिला दिया, फाइन सॉइल थोड़ा सा हल्का सा मिला दिया, और यहाँ से आप लाइट पास करेंगे तो लाइट यहाँ से इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि इतना सॉइल का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा नहीं है। अब इसकी जगह पे वही सोल्यूशन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ सॉइल की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, इसको गाढ़ा कर देंगे, तो यहाँ से लाइट इजीली क्या है, यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो हम कहेंगे इजीली ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी ट्रांसमिशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है इसमें जो सॉल्वेंट जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेंगे, इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें कम से कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, तो जितना कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उतना ही इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एक लीनियर रिलेशनशिप हमें मिलेगा। ये हमें कौन कहते हैं, बियर लॉ कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे हम ऐसे भी कह सकते हैं, से फॉर एग्जांपल यही अगर आपके पास सिंपल सा एक सोल्यूशन है ना, दोनों के कंसंट्रेशन हम सेम लेंगे, एक लेंगे जैसे 1 मोल पर लीटर है, ठीक है। इसको हम ऐसे वाले कंटेनर में रखेंगे, 1 लीटर है, से फॉर एग्जांपल इतना बड़ा है, 1 लीटर है, इसको इस कंटेनर में रखेंगे और यहाँ से रेडिएशन पास करेंगे। वही 1 लीटर सेम सोल्यूशन हम इस वाले कंटेनर में लेंगे, यहाँ से तो इतना ही लगेगा। अब यहाँ से पास करेंगे तो कहाँ से इजीली पास होगा, तो हम डेफिनेटली कहेंगे जहाँ यहाँ पे इजीली पास होगा, क्योंकि इसके रास्ते में कम पार्टिकल्स आएंगे, उसके साथ कम इंट्रैक्शन करेंगे और कम एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, उनके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, तो एब्जॉर्बेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, जिस पाथ के साथ, जिस रास्ते के साथ ये ट्रेवल करते हैं लाइट, उसके पाथ लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। यानी जितना इसको हम अगर 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना 20 बड़ा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यानी इतना बड़ा कंटेनर होगा तो इतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इतना छोटा होगा तो उतना ही एब्जॉर्प्शन कम होगा। यानी हम कहेंगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विच द लाइट इज पासिंग, है ना, पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये किसने कहा, लैम्बर्ट ने कहा। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके ऐसे पढ़ते हैं कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या हमें स्टेट करते हैं। तो बियर लैम्बर्ट लॉ स्टेट करते हैं कि ये हमें देते हैं एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन, है ना, कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द रेडिएशन, जितना पाथ उतना ही वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन होता है ये चीज़। यानी ये इंसिडेंट रेडिएशन कितना इंटेंस है कितना कम इंटेंस है उस पर डिपेंडेंट नहीं करते, सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक है पाथ लेंथ पे, एक
डिपेंड करते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जितना पाथ लेंथ बड़ा होगा, जितना ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा लाइट को, इतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोग समझ सकते हैं। यही चीज़ बियर और लैम्बर्ट ने इन द फॉर्म ऑफ लॉ हमें दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं, जो इंसिडेंट लाइट जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन वो इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ में होता है, इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ द। इसको समझाने के लिए इससे मैं बोल सकता हूँ, ऐसे कहेंगे जैसे कि ये सॉल्यूशन है, इसको डिफरेंट लेयर्स में दिखाएंगे आपको समझाने के लिए। ऐसे यहाँ से आपने 100% लाइट यहाँ से पास किया है ना, यहाँ फ्लैश किया आपने लाइट को 100% इंटेंसिटी, तो इस लेयर, ये लेयर हमें 10% एब्जॉर्प्शन करते हैं, से फॉर एग्जांपल। तो 100% से यहाँ से ये लेयर 10% एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से ट्रांसमिटेंस कितना होगा 90%। उस 90% का ये वाला जो लेयर है वो एब्जॉर्ब करेगा कितना, फिर से 10%। वो 90% से अब 80% रेडिएशन यहाँ से निकल जाएगा। उस 80% में से ये वाला जो लेयर है वो भी 10% एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से 70% क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है। इसी को हम कहते हैं कि ईच सक्सेसिव यूनिट लेयर एब्जॉर्ब एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो ये लॉ हमें ये स्टेट करता है। तो अब ये लॉ हमें क्या हम कह सकते हैं, दिस लॉ is according to this law absorption is directly proportional to concentration of the solution into length of the path length के बराबर होता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, इक्वल टू लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यहाँ पे रखना पड़ता है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ। तो ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी बी है ना, या लॉग एब्जॉर्प्शन को हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसके बराबर होगा। तो ए क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एप्सिलॉन क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं इसको, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं एप्सिलॉन को। बी क्या है, पाथ लेंथ है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। और ये चीज़ याद रखना कि एप्सिलॉन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है या कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर मटेरियल एट पार्टिकुलर वेवलेंथ पे। यानी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको लिटरेचर में इसका वैल्यू मिलेगा इस वेवलेंथ पे। जैसे आपका स्टोन है, स्टोन का इतने वेवलेंथ पे इसका जो एप्सिलॉन होता है उसका वैल्यू इतना है बोल के आपको लिटरेचर में वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इट इज़ द कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर मटेरियल। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा आपको लैम्बर्ट बियर लैम्बर्ट लॉ। कुछ लिमिटेशन है इस लॉ के, है ना, कुछ कंडीशंस में ये लॉ जो होता है वो फेल हो जाते हैं। पहला है जो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, तो उस समय ये लॉ जो होता है वो फेल होता है। क्यों, क्योंकि उस समय सॉल्वेंट एक दूसरे के इतना करीब आते हैं कि उनमें इंट्रैक्शन होना शुरू होता है। जब इंट्रैक्शन होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से इनका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है वो लॉस हो जाता है ना। तो हमें से फॉर एग्जांपल ए का हमें एब्जॉर्बेंस निकालना था, लेकिन ये इतना हाईली कंसंट्रेट में था कि एक दूसरे के साथ इसने इंट्रैक्शन किया और हमें जो एब्जॉर्प्शन हो डिफरेंट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्बर्ट बियर लॉ है वो लो कंसंट्रेशन पे ही एप्लीकेबल है, हाई कंसंट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने इतना कंसंट्रेशन लिया, यहाँ से कोई लाइट पास ही नहीं हुआ, है ना, तो आप यहाँ पे एब्जॉर्बेंस फिर जीरो आएगा। आप कहेंगे 100% एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी ए क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ये लॉ क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम ये है इस लॉ के साथ। दूसरा ये है कि अगर आपके सैंपल में जो पार्टिकल्स हैं किसके, सैंपल के, अगर वो स्कैटरिंग कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी ये लॉ क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कभी कभी आपका जो केमिकल स्पीशीज है, जो आपका सैंपल है, वो कुछ डिविएशन दिखाते हैं। से फॉर एग्जांपल ए है, ए का आपको एब्जॉर्बेंस निकालना है, ये कोई केमिकल स्पीशीज है, ये सॉल्वेंट के साथ कभी कभी इंट्रैक्शन करते हैं और बी बना देते हैं।
अब आप जो एब्जॉर्बेंस निकाल रहे हैं वो किसका आएगा, बी का आएगा ना, तो केमिकल इंट्रैक्शन से भी आपको एरर आएगा, यानी आपको बियर लैम्बर्ट लॉ को लागू कराने के लिए ऐसा कोई केमिकल लाना पड़ेगा, ऐसा कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो इसके साथ इंट्रैक्शन नहीं करता हो। या कभी कभी आपका जो आपका आपका जो सैंपल होते हैं, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं, ए के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो आपको उस समय ए की जगह पे ए डैश ए का मिलेगा, अलग सा फिर वैल्यू मिल जाएगा, फिर से फेल हो जाएगा। से कभी कभी डिसोसिएशन होता है, ए सॉल्वेंट में डालते हैं, डालते ही बी सी डी में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो आपको ए की जगह पे बी सी डी का मिलेगा। तो उस समय जब केमिकल डिविएशन होते हैं तो ये लॉ क्या हो जाता है, फिर से फेल हो जाते हैं। और नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में ये फेल, यानी हमेशा इस केस में हमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को यूज़ करना पड़ेगा। नॉन मोनोक्रोमेटिक यानी वाइट लाइट को आप यूज़ करेंगे तो ये लॉ फेल हो जाते हैं। अगर कोई सैंपल खुद वहाँ से रेडिएशन एमिट करते हैं, है ना, से फॉर एग्जांपल ये वाला आपने लाइट पास करने से पहले इसने खुद रेडिएशन पास किया है ना, तो इसमें फ्लोरेसेंस हुआ, फॉस्फोरेसेंस हुआ, तो उस समय आपको जो रीडिंग होता है वो फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सैंपल ने खुद ने लाइट इमिट किया, खुद ने फ्लोरेसेंस किया, खुद ने फॉस्फोरेसेंस किया, तो ये उस समय भी हमें क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं। तो उस समय ये लैम्बर्ट बेयर लॉ जो होता है वो फेल हो जाते हैं। तो कुछ लिमिटेशन थे लैम्बर्ट बेयर लॉ के। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे कितना असर होता है ना, क्या कर सकते हैं वो। कुछ पोलर जो सॉल्वेंट होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्वेंट है पोलर, पोलर मींस जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड है ना। से फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, वाटर क्या है, पोलर है कि नहीं, देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट। और आपका जो ग्रुप है, या आप जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाहते हैं, जो सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं, वो भी क्या है, पोलर है। तो वो पोलर है से उस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उस समय इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के सॉल्वेंट के नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। या ये हाइड्रोजन है, या आपका कोई पोलर कंपाउंड है, सी ओ है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यानी पोलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। जब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं तो उस समय क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे को इस स्टेट को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, सॉल्वेंट उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यानी अगर आपका सॉल्वेंट भी पोलर हो और आपका जो सैंपल अंडर ऑब्जर्वेशन है वो भी पोलर होते हैं, तो उस समय वो कंडीशन क्या होता है, स्टेबल कंडीशन होता है। अगर आपका क्रोमोफोर है खुद क्या है, मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट देन इन एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो क्रोमोफोर है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर होता क्या, क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाएंगे आपने क्या पढ़ा। क्रोमोफोर जो होता है, क्रोमोफोर वो ग्रुप्स होते हैं जो कि यूवी विजिबल रेज में एब्जॉर्प्शन दिखाता है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप। यानी ऐसे ग्रुप जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप है, सीओ ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है ना, एथिलीन बॉन्ड, ये सारा क्रोमोफोरिक ग्रुप है, बिकॉज दिस ग्रुप शो एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। इनको हम क्या कहेंगे, क्रोमोफोर। और दूसरा आपको बार बार आएंगे कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम जो होता है वो खुद यूवी विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है, लेकिन जब हम इसको किसी क्रोमोफोर के साथ जोड़ देते हैं तो उस समय ये इसकी लैम्बडा मैक्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम कहते हैं। कुछ एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। ये है, इस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है एक्चुअली यूवी विजिबल में, आपको इस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ पे आपका इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी है ना, यहाँ आपका वेवलेंथ है, तो इस टाइप का एक बड़ा सा ब्रॉड बैंड मिलता है। याद रखना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बैंड मिलता है हमें, एक ब्रॉड बैंड मिलता है। ब्रॉड इसलिए
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंज होता है, तो बहुत सारा ट्रांजिशन उसमें हो जाता है, इसलिए हमें एक ब्रॉड पीक मिलता है। ठीक है, और हम इसलिए लैम्ब्डा मैक्स इसलिए दिखाते हैं, जो वो पोजीशन लैम्ब्डा यहाँ 0 है, 0 से यहाँ जा रहे हैं, इसके फर्क जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे पीक का टॉप पार्ट होता है ना, इसी पार्ट को हम कंसिडर करते हैं, इसी को हम लैम्ब्डा मैक्स, इसलिए हम बार बार यूज़ करते हैं लैम्ब्डा मैक्स, यानी आपके बैंड का वो पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक का हाइट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं। तो ये आपका बैंड हो गया। ठीक है, ये किसी क्रोमोफोर का हो गया। अगर आपका जो ऑक्सोक्रोम है, आपका ऑक्सोक्रोम है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है। इसका जो लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू आता है वो है नियरली 280 नैनोमीटर के आसपास, 280 नैनोमीटर के आसपास आते हैं। ठीक है, सॉरी 280 के नहीं, 256 के आसपास आते हैं, 256 नैनोमीटर के आसपास इसका लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू आता है, लैम्ब्डा मैक्स बेंजीन में। लेकिन जब हम इसके साथ एक ऑक्सोक्रोम जोड़ देते हैं NH2, ये एनालीन बन जाएगा ना, NH2 से क्या बनेगा, एनालीन, तो उस समय इसका लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू कहाँ बढ़ जाते हैं, 280 पे पहुंच जाते हैं, 280 नैनोमीटर पे पहुंच जाते हैं। यानी ये NH2 इस ऑक्सोक्रोम के साथ ऐड करने से इसका वेवलेंथ किसकी तरफ पड़ गया, इसकी तरफ, यानी लैम्ब्डा मैक्स की तरफ, हाई वेवलेंथ की तरफ। किसकी तरफ, हाई वेवलेंथ की तरफ इसने शिफ्ट कर दिया। ऐसे शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। जो ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर की जो वेवलेंथ है उसको हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे शिफ्ट को बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, इसको स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ अगर ये शिफ्ट कर रहा है इसकी तरफ, यानी यहाँ से 0 से इसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो ये लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट या हिप्जोक्रोमिक, HYPSO होता है, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एनिलीन है ना, ये एनिलीन था, एनिलीन की जगह पर उसको हम एसिड में डाल देते हैं, किस में, एसिड में डाल देते हैं, तो NH2 जो है अब क्या बन जाएगा, NH2 पे लोन पेयर पे एसिड अटैक करेगा, अब ये बन जाएगा NH3। अब ये लोन पेयर नहीं रहा, अब ये क्या बन जाए, कहाँ हो जाए, इसका वेवलेंथ देखा गया 254, 280 से कहाँ पहुँच गया, 254, यानी स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट कर दी। ऐसे शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। कभी कभी अगर ऐसा करने से, जैसे NH2 है, यहाँ पे क्रोमोफोर पे ऑक्सोक्रोम ऐड करने से इंटेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, इंटेंसिटी यानी आई इस तरह बढ़ जाती। अगर ऐसा होते हैं उसकी इफेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर, HYPER, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगर इंटेंसिटी, जैसे कि कुछ ऐसे ग्रुप आपने लगाया है ना, तो अगर वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है उसकी, से फॉर एग्जांपल जो बेंजीनॉइड बैंड होता है इनमें, वो जो एप्सिलॉन मैक्स का जो वैल्यू होता है वो 200 होता है बेंजीन में। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे एनालीन ऐड करते हैं, यानी NH2 ऐड करते हैं, जो एनालीन में एप्सिलॉन मैक्स का वैल्यू देखा गया है 1430, क्या 200 से 1430 पे बढ़ गया ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है। ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। अगर इसका उल्टा हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो जाती है किसी इफेक्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक, HYPO, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बढ़ जाती तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। इस सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, क्रोमोफोर क्या होता है, एक्सोक्रोम क्या होते हैं। तो अगर आपका क्रोमोफोर जो होता है वो खुद क्या है, पोलर है, ग्राउंड स्टेट में। यानी हमें क्या देखना है, देखो ये ग्राउंड स्टेट में होता है ना, ये ग्राउंड स्टेट में होता है, फिर इसके बाद रेडिएशन यहाँ से पास करते हैं, तो रेडिएशन के पास करने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ये चीज़ आपको याद रखना है, बस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है।
ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आते हैं, ऐसा कोई कंडीशन आपका ये है ग्राउंड स्टेट पोलर है। ग्राउंड स्टेट क्या है? पोलर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ग्राउंड स्टेट क्या है? पोलर है। और आपने सॉल्वेंट क्या लिया? पोलर सॉल्वेंट लिया। वो भी क्या लिया? पोलर सॉल्वेंट लिया। पोलर सॉल्वेंट लिया। अब पोलर आपका ग्राउंड स्टेट भी है, आपका ऑक्सोक्रोम खुद क्या है? पोलर है। आपका सॉल्वेंट भी पोलर है। क्या करेगा? दोनों इंट्रैक्शन करेगा। जब इंट्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर हम इसको एनर्जी यहाँ लाइंस दिखाएंगे तो अब इसका एनर्जी और डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये इसका एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी था इतना से, फॉर एग्जांपल पहले जब आपने सॉल्वेंट नहीं डाला था। अब सॉल्वेंट जब डाला तो इसका ग्राउंड स्टेट में पोलर सॉल्वेंट के साथ इसने इंट्रैक्शन किया, क्योंकि खुद पोलर था तो इसकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी, थोड़ा सा इसका एनर्जी इतना हो जाएगा। अब देखिए एनर्जी गैप किस में ज़्यादा है? इसमें एनर्जी बढ़ गया ना, एनर्जी बढ़ गया पोलर सॉल्वेंट की वजह से। अब आपको यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन या सॉरी आपको रेडिएशन का एनर्जी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ जो है उसको कम करना पड़ेगा। वेवलेंथ जितना कम, एनर्जी ज़्यादा है ना, उल्टा रिलेशनशिप है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। यहाँ पे कौन से शिफ्ट हो रहा है? ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट या हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होता है उस समय। यानी आपका ग्राउंड स्टेट पोलर है और आपका सॉल्वेंट भी पोलर है, तो उस समय दोनों इंट्रैक्शन करेगा, ग्राउंड स्टेट को और थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और एक्साइटेशन होने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी वेवलेंथ अब कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट या हाई सॉरी इसको हम क्या कहेंगे? हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होता है उस समय। ठीक है। दस देयर इज हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट इन इंक्रीजिंग सॉल्वेंट। अब दूसरा कंडीशन, अगर आपका पोलर जो आपका क्रोमोफोर है मोर पोलर इन द एक्साइटेड स्टेट, यानी अब यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में जाना है ना। ये लेस पोलर है इसका ग्राउंड स्टेट, इसका एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर है। एक्साइटेड स्टेट मोर पोलर है। अब सॉल्वेंट जो आपका पोलर है वो किसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? वो जो ज़्यादा पोलर है। पोलर कौन सा है? एक्साइटेड स्टेट पोलर है ना। ये एक्साइटेड स्टेट को क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, अब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगा, है ना। ग्राउंड स्टेट थोड़ा सा ही नीचे आएगा। अब देखो गैप कम हुआ कि नहीं? यहाँ गैप ज़्यादा था, यहाँ हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता, यहाँ एनर्जी कम यूज़ करना पड़ेगा। यानी वेवलेंथ अब बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? कौन सा? बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। यानी जब भी आपको ऐसा कंडीशन मिले कि ग्राउंड स्टेट आपका लेस पोलर है और एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा पोलर है, तो पोलर सॉल्वेंट एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और आपका जो एक्साइटेशन है वो हायर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगा। उस समय आपको बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा या रेड शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंस द पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल विच यूजुअली चेंज विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पोलैरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से चेंज हो जाती है, ये याद रखना। हम डिस्कस करने जाना आगे। द पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा में बी शिफ्टेड बाय चेंजिंग सॉल्वेंट। इसीलिए जब भी ट्रांजिशन होते हैं, है ना, जैसे आपका कुछ एंटोपा स्टार हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में अलग कंडीशन है, ये पोलराइज होके ऊपर एक्साइट होके जा रहे हैं, तो उसका ये पोलर कंडीशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो उस समय उसका इंटेंसिटी एज वेल एज लैम्ब्डा का पोजीशन क्या हो जाते हैं? चेंज होते हुए चेंज इन पोलैरिटी। ये समझना है आपको। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा सा आपको और आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम के बैंड की बात करते हैं, पाई टू पाई स्टार, ये किस में होता है? कंजुगेटेड कंपाउंड्स। कंजुगेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो जैसे लॉन्ग कंजुगेटेड कंपाउंड्स है इस टाइप के, है ना। ये इनमें क्या होता है? के बैंड्स होता है। तो ये खुद क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें
ये खुद क्या है, नॉन पोलर है, तो इनमें क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट इन पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में क्या नॉन पोलर है, नॉन पोलर और पोलर के ना इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए चाहे आप सॉल्वेंट चेंज करें या ना करें, इन पे इतना चेंज नहीं होता है सॉल्व। तो आप याद रखेंगे, जो पॉलीइंस है, डाइंस है, एल्कीन्स है सिंपल, इसमें चेंज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कोई चेंज नहीं आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ पोलर कंपाउंड जैसे सैचुरेटेड एज वेल एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे इस टाइप का कंपाउंड है, इस टाइप का कंजुगेटेड कंपाउंड, इनमें अब आपका सॉल्वेंट का पोलरिटी चेंज करने से आपका जो वेवलेंथ है होता है, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो होता है वो भी चेंज होता है। वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, अब यहाँ देखिए, ये अगर हम इसका नॉर्मल ये वाला देखेंगे, ये इसका ग्राउंड स्टेट, जो ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये यहाँ से विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, तो इसका एक्साइटेड स्टेट यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से इसका जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाते हैं। यहाँ इसको ऐसे समझाएंगे, ये आपका कंजुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला है, इस टाइप का कोई कंपाउंड है ना, तो एक ग्राउंड स्टेट में नॉन पोलर होता है। जो ही यहाँ एक्साइटेशन होते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चला जाते हैं, तो ये अब एक्साइटेड स्टेट अब पोलर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पोलर। अब देखिए, इसका ग्राउंड स्टेट नॉन पोलर है, इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है, पोलर है, ये याद रखना है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, अपनी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज की विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या हुआ, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन सेंटर में ऐसे थे, अब आपने यहाँ से क्या किया, यू विजिबल रेडिएशन पास किया, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या बन गया, पोलर बन गया, है ना। अब पोलर क्या हो जाएगा, अब आपने क्या डाला यहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट डाला। अब पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, किसके साथ, एक्साइटेड स्टेट के साथ इंट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। ये भी थोड़ी सी यहाँ कम हो जाए। अब देखिए गैप कितना है, इसमें इतना गैप है, इसमें इतना, तो अगर ये E1 है, ये गैप, और ये E2 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो यहाँ से एक्साइटेशन होने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये पोलर सॉल्वेंट इसके एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी कम हो रहा है, एनर्जी गैप कम हो रहा है, आपको कम एनर्जी पे एक्साइटेशन हो रहा है, लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि excited state in this transition is more polar than the ground state, thus dipole-dipole interaction with a polar solvent lowers the energy of the excited state more than that of the ground state। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेथोक्रोमिक शिफ्ट यूजुअली देखा गया है 10 to 20 नैनोमीटर, ये इनका लैम्ब्डा जो मैक्स का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। अगर हम हेक्सेन से कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट को, इथेनॉल। देखो आपने पहला रीडिंग किस में लिया, हेक्सेन में। हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, इसमें यानी ये एक्साइटेड स्टेट को कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, ये एक चीज। अब आपने हेक्सेन की जगह अगर आप इथेनॉल यूज करते हैं, यानी एक पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो अगर किसी का लैम्ब्डा 280 आ रहा था, अब उसका लैम्ब्डा का वैल्यू नियरली 300 के पास आएंगे, यानी यहाँ बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन ऑफ इथेनॉल या सॉल्वेंट विद द एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो इसको फर्दर क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ये हो गया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या के बैंड्स में। बी बैंड किस में होता है, बेंजोनाइड में होता है, तो बेंजोनाइड तो ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करेंगे। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है ना। तो इसमें अगर आप सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज कर रहे हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, दे आर नॉट शिफ्ट बाय चेंजिंग, है ना।
तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट पोलैरिटी अगर आप चेंज करें तो बी बैंड इतना चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा एक्सेप्शन किस में है, हीट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखा गया है विच चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे ये थायोफिन है ना, फॉर एग्जांपल ये थायोफिन है, इस टाइप का है, या पैराडीन है आपका, जैसे आपका ये पैराडीन है ना। तो इनमें जो है देखा गया है कि विच चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होते हैं, यानी इसमें भी जो है इंटेंसिटी ऑफ द बैंड वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद द चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। एक चीज़ ये है एन टू पाई स्टार, जिसको हम आर बैंड कहते हैं, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंक्रीज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी, जब हम इंक्रीज करते हैं सॉल्वेंट पोलैरिटी को, यूजुअली शिफ्ट हो जाते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किसकी तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। से फॉर एग्जांपल इस टाइप का आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है ना, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। अब देखो ये क्यों हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ ये शिफ्ट होता है, यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ क्यों शिफ्ट होता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर द इंट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट, है ना। जितना आपका सॉल्वेंट पोलर होगा, दो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है आपके लोन पेयर, तो ये इस लोन पेयर के साथ इजीली इंट्रैक्शन करेगा और ग्राउंड स्टेट को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, नीचे की तरफ लाएगा, ग्राउंड स्टेट को फर्दर स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ही एक्साइटेशन होता है यूवी विजिबल रेडिएशन में, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं ना, दूर दूर चला जाता है ना। तो ये इसका जो ग्राउंड स्टेट है एज कंपेयर टू इसके एक्साइटेड स्टेट से इतना पोलर नहीं है, तो इसका मतलब इसका ग्राउंड स्टेट ही ज़्यादा पोलर है ना, एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा पोलर नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट ज़्यादा नीचे चला जाएगा। पहले से फॉर एग्जांपल जब सॉल्वेंट नहीं डाला था, इसका एनर्जी लेवल ये था, ये ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट था। अब आपने सॉल्वेंट इसमें ऐड कर दिया, सॉल्वेंट इसके ग्राउंड स्टेट के साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो इसका एनर्जी गैप नीचे की तरफ चला जाएगा, एनर्जी डिप हो जाएगा, यानी फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट। लेकिन इसका एक्साइटेड स्टेट इतना पोलर नहीं है, तो इतना ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। थोड़ा सा हम नीचे दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एनर्जी गैप, जब सॉल्वेंट नहीं था तो एनर्जी गैप इतना था, जब सॉल्वेंट आपने पोलर डाला इसमें तो एनर्जी गैप इतना बढ़ गया। अगर E1 इसको मानेंगे, इसको E2 मानेंगे, तो हम ये कहेंगे ना E2 इज ग्रेटर देन E1 बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट इंट्रैक्शन विद द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस समय आप क्या कहेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होता है, या उस समय ब्लू शिफ्ट होता है। तो एन टू पाई स्टार में याद रखना, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज करने से क्या होता है, ब्लू शिफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोन का दिया है, हेक्सेन में 279 है। हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी इसमें नहीं है। हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, कोई पोलर सॉल्वेंट है ही नहीं। इसको आपने किस में डाला, अब वाटर, वाटर तो ज़्यादा पोलर है। अब ये क्या करेगा, इसके ग्राउंड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, नीचे की एनर्जी गैप फिर से बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें लैम्ब्डा मैक्स 279 की जगह 264 होगा, यानी यहाँ पे फिर से क्या हुआ, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। एग्जाम्पल हो गया ये N2 पाई स्टार वाले का। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये पोलर सॉल्वेंट इसको फर्दर स्टेबलाइज करेगा ग्राउंड स्टेट को एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो इसलिए ऐसे केस में यहाँ पे हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट होता है विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये चीज़ हमने डिस्कस किया। अब N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो इन ट्रांजिशन में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी हमें डिस्कस करना है। तो अगर आपका सॉल्वेंट कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो उस समय असर होगा, जैसे अल्कोहल से, अमाइन से, है ना, जैसे विद प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस एसोसिएशन की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द हीट्रो वो इन्वॉल्व हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ग्राउंड स्टेट को फर्दर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। तो एक्साइट होने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सॉल्वेंट पोलरिटी से यहाँ पे ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे हम आपको समझा सकते हैं। जैसे आपका अमाइन है NH2 है, हमें ये वाला डिस्कस करना है। जैसे ये इस टाइप का कोई कंपाउंड है NH2 है, आपने इसको किसी पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे वो आपका इथेनॉल है फॉर एग्जांपल OH में इसको इथेनॉल है C2H5 इथेनॉल में, इसके साथ इंट्रैक्शन किया तो ये ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरह से आपका ये इस लोन पेयर इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये लोन पेयर एक्साइटेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहा ना। अब ऐसे दिखाएंगे एनर्जी डायग्राम, अगर ये बिफोर इंट्रैक्शन है, इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस लेवल में है और ये इसका पाई स्टार है, इसमें इतना एनर्जी गैप था। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग तो यहाँ नीचे होगा। अब ये सॉल्वेंट डालने से इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगा। इंट्रैक्शन होने से इसका एनर्जी फर्दर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल तो इतना है, पहले सॉल्वेंट यहाँ इसके साथ इंट्रैक्शन करने से पहले एनर्जी गैप इतना था, अब देखिए एनर्जी गैप इतना बढ़ गया। तो लैम्बडा मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट होता है ऑन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, अब आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आज के ट्रांजिशंस क्या, कैसे किस टाइप का ट्रांजिशन होता है और सॉल्वेंट का इफेक्ट कितना होता है वो आपको समझ में आया होगा। याद इतना रखो कि अगर ग्राउंड स्टेट ज़्यादा पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट डालने से ग्राउंड स्टेट और क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसको एक्साइट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज़्यादा एनर्जी का मतलब कम वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ब्लू शिफ्ट। एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो पोलर सॉल्वेंट एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, वो नीचे की तरफ और लाएगा, तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा। तो वहाँ पे उस समय हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, हायर वेवलेंथ की तरफ जाना पड़ेगा। बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होता है ऐसे ट्रांजिशंस में। तो स्टूडेंट्स, अगर अब भी फिर से भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो हम मंडे को जूम पे लाइव क्लास या इंट्रैक्शन हम करेंगे तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आपके गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन पे जाके आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच।